गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो प्रीवियस क्लास थी इसमें हमने बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। देखिए उसका कुछ क्लासिफिकेशन भी देखा था। मैंने आपको बोला था कि इसकी कुछ टाइप्स है जो क्या नाम है उसका, ब्राउले ब्राउले ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप वगैरह के क्लासिफिकेशन है। तो एक बार उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जो है मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे कि क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिटेल में वर्णन करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज जो है बहुत ही अच्छी लग रही होगी। हालांकि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो चलिए, जो ब्राउले था, ब्राउले ने जो क्लासिफिकेशन किया था फेज का, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं ब्राउलेज क्लासिफिकेशन ऑफ फेज, या संरचना के स्ट्रक्चर के आधार पर उसने वर्गीकरण किया था यहाँ पर, है ना। किसके आधार पर किया था? स्ट्रक्चर के आधार पर। थोड़ा सा इसको दोबारा से लिखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन स्ट्रक्चर, ऑन स्ट्रक्चर किसके द्वारा किया गया था? ब्राउले के द्वारा। ब्राउले के द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया था। किसका? बैक्टीरियोफेज का। जो फेज होती है उसका क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया था। तो इसमें उसने फर्स्ट जो क्लासिफाई किया था डीएनए को, वो था जो फेज है उसको कहा था ए टाइप। ए टाइप फेज, ठीक है ना। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ये फेज है। तो ये ए टाइप फेज है। अब ए टाइप फेज जो होता है, इसमें क्या स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। यहाँ से इक्वेशन बन सकता है, इसलिए दोबारा से मैंने इसको रिवाइज करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। तो ए टाइप में क्या है? ए टाइप में जो इसका जो हेड होता है, हेड की बात करें तो ये षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय, यानी कि हेक्सागोनल होता है। इसका जो सिर होता है ना फेज का, वो कैसा होता है? षटकोणीय या हेक्सागोनल होता है। इसके जो टेल होती है, देखो यहाँ पर हेड कैसा है, टेल कैसी है, ठीक है ना। उसके आधार पर वर्गीकरण है, संरचना के आधार पर, मतलब किस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, किस तरह की संरचना उसकी दिखाई देती है, उसी के आधार पर ये पूरा का पूरा वर्गीकरण जो है यहाँ पर दिया गया है। किसका? बैक्टीरियोफेज का ना। तो ए टाइप हेड, ए टाइप की बात करेंगे तो ए टाइप में क्या है, हेड जो है वो कैसा है? षटकोणीय है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है। टेल की बात करें तो टेल जो है इसकी कैसी होती है? दृढ़ होती है, दृढ़, ठीक है ना, बहुत ही कठोर होती है, ठीक है। टेल फाइबर जो होता है, इसके अंदर टेल फाइबर पाए जाते हैं, यानी कि किसी के ऊपर टेल फाइबर नहीं होंगे और किसी के ऊपर टेल फाइबर जो होंगे वो होंगे। तो टेल फाइबर यहाँ पर क्या होंगे? उपस्थित होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके उदाहरण की बात करें हम, ए टाइप के उदाहरण के, तो T2, T4 और T6, याद रखना, 2 4 6 जो है ये इसका उदाहरण है। अगर इसके डायग्राम को देखें आप यहाँ पर, तो इसका जो सिर होता है, देखो इसका जो सिर होता है, इसमें एक और चीज़ होती है। क्या होती है? पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं एक बार। हेड कैसा है इसका? षटकोणी। टेल कैसी इसकी? दृढ़। इस टेल के ऊपर, ये जो टेल होती है इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टाइल कवर पाया जाता है, संकुचनशील आवरण। क्या पाया जाता है? संकुचनशील आवरण उपस्थित होता है यहाँ पर। आवरण जो है यहाँ पर उपस्थित होता है, क्योंकि ये जो बी टाइप होगा उसके अंदर अनुपस्थित होगा। ये इसी के आधार पर ए और बी टाइप को डिवाइड किया गया है, ठीक है। संकुचनशील क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इसका इस तरह से बन जाएगा। षटकोणीय तो हेड हो गया इसका, ठीक है। और ये दृढ़ जो है बहुत ही कठोर टाइप का जो है इसका क्या हो गया? टेल हो गया। और इस टेल के ऊपर एक संकुचनशील आवरण पाया जाता है इस तरीके से यहाँ पर, और काफी बड़ा होता है इसका टेल। टेल जो है काफी बड़ी होती है, और ये संकुचनशील आवरण जो होता है इसके ऊपर इस तरह का होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल आवरण होता है ये, ठीक है। मतलब पिचक सकता है इस तरीके से, ठीक। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टेल के फाइबर, टेल फाइबर। इस तरह के स्ट्रक्चर में होता है ये वायरस, ठीक है। और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है इसके, ठीक है। टेल फाइबर उपस्थित हो गए, हेड क्या हो गया? षटकोणीय हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर होता है ए टाइप का। बी टाइप के स्ट्रक्चर की बात करें, नंबर 2, बी टाइप। बी टाइप के जो वायरस होते हैं
इनका भी जो हेड होता है वो तो क्या होता है, षटकोणीय होता है। हेड क्या होता है इसका, हेक्सागोनल या षटकोणीय होता है। ये बात इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। लेकिन इनकी जो टेल होती है, इसमें तो टेल कैसी थी, इसमें टेल थी दृढ़ और संकुचनशील आवरण उपस्थित था। इसमें जो टेल होती है वो होती है लचीली। कैसी होती है, लचीली। तो लचीली होने की वजह से इसके ऊपर संकुचनशील आवरण उपस्थित नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये लचीली है। तो यहाँ पर क्या होगा, संकुचनशील आवरण जो होगा, संकुचनशील आवरण यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो कवर है वो संकुचनशील आवरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसके जो उदाहरण है हमारे पास में वो है T1 और T5, ठीक है। मतलब और टेल फाइबर इसके पास में उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। टेल फाइबर की बात करें, इसके अंदर टेल फाइबर भूल गए थे। टेल फाइबर इसके पास में उपस्थित हो सकते हैं या फिर अनुपस्थित भी हो सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो। तो ज़्यादातर क्या होता है, नहीं होते हैं। ज़्यादातर में क्या होता है, इसके पास में टेल फाइबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो टेल फाइबर नहीं होते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। डीएनए कैसा है इसका, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। टेल कैसी है, लचीली है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है। संकुचनशील आवरण इसके ऊपर है नहीं। अगर टेल फाइबर नहीं है तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और अगर टेल फाइबर है तो फिर इसके पास में भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसके पास में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की संरचनाएं जो है वो पाई जाती है। तो इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो ए टाइप हो गया, बी टाइप हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए टाइप में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, बी टाइप में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। किस किस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा सकता है, ये किस में संकुचनशील आवरण उपस्थित या अनुपस्थित होता है। अब उपस्थित और अनुपस्थित की बात करेंगे तो ये दो ही वायरस है, ए और बी टाइप के वायरस है। आप ये समझ सकते हो कि टी इवन फेज और टी ओड फेज, ठीक है ना। ओड फेज में संकुचनशील आवरण नहीं पाया जाता है और इवन फेज में संकुचनशील आवरण पाया जाता है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नंबर से ध्यान रखो आप इसको। 246 में संकुचनशील आवरण पाया जा रहा है और टू से T1 और T5 में संकुचनशील आवरण नहीं पाया जा रहा, ठीक है ना। एक चीज तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक हमसे ये पूछेगा कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो किस प्रकार के वायरस में, निम्न में से किस प्रकार के वायरस में जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा रहा है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सा टाइप है जिसके अंदर ये डीएनए का जो डिफरेंस है वो पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है हमें। दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक तो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड मतलब डीएनए के बारे में याद रखना है, और एक ये चीज़ यहाँ पर संकुचनशील आवरण के बारे में ध्यान रखनी है, केवल दो में, ए और बी में, ठीक है। डीएनए तो सभी में याद रखना है हमें, किस में कौन सा पाया जा रहा है। तो ए में डबल स्ट्रैंडेड, बी में भी डबल स्ट्रैंडेड कॉमन है, ठीक है। चलिए सी टाइप देखते हैं, नंबर 3 सी टाइप। सी टाइप का जो डीएनए, सी टाइप का जो फेज होगा उसमें क्या होगा, इसमें भी जो हेड होगा वो कैसा होगा भाई, हेड होगा इसमें षटकोणीय। कैसा होगा, षटकोणीय हेड होगा। यानी कि यहाँ पर भी कॉमन चीज आ गई तो कोई बात नहीं है, ए बी सी तक तो ये हेड वाली बात सिंपल है, समान है, ठीक है। यहाँ पर जो टेल होती है, टेल जो होती है वो छोटी होती है, स्मॉल। कैसी होती है, छोटी टेल होती है। इसमें सब में कैसी थी, लंबी टेल थी, लंबी बना रहे हैं। यहाँ पर टेल होगी बिल्कुल छोटी सी टेल, ठीक है। इसमें भी जो टेल फाइबर है वो उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। टेल फाइबर उपस्थित या अनुपस्थित, ठीक है ना। समझ में आ गई। मतलब किस तरह का होगा, ये इस तरह का वायरस है, ये हेड हो गया इसका, और हेड के पास में छोटी सी जो है, इसके पास में यहाँ पर क्या होगी, टेल होगी। हेड के पास में छोटी सी टेल। अब इसके पास में जो है, वायरस के पास में टेल फाइबर उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो इस तरह का से बैठा बैठा सा गाढ़ा सा ये जो है आपको नजर आएगा वायरस, ठीक है। अगर इसके डीएनए की बात करें तो इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। और ये भी ऑड वाले टाइप है, T3 और T7 ये इसमें पाया जाता है, T3 और T7 में, ठीक है। ध्यान रख लेना है ये बात। चलिए नंबर 4 है डी टाइप। नंबर 4 क्या है, डी टाइप। डी टाइप का वायरस। अब डी टाइप वाले जो वायरस होंगे इनमें जो हेड होगा भाई, ये थोड़ा सा अंतर होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो हेड होता है, इसके अंदर हेड के अंदर बड़े बड़े कैप्सोमियर पाए जाते हैं। मतलब
लार्ज कैप्सोमियर पाए जाते हैं, बड़े कैप्सोमियर पाए जाते हैं, कैप्सोमियर पाए जाते हैं। इसलिए इसकी सिमेट्री जो है डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये वायरस का हेड है और इस वायरस के हेड में यहाँ पर जो कैप्सोमियर है वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कैप्सोमियर पाए जाते हैं, तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो बदल जाती है। ठीक है, डी टाइप के वायरस के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बड़े कैप्सोमियर किस प्रकार के वायरस के अंदर पाए जाएंगे, तो वो डी टाइप के वायरस के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो टेल है, टेल वो होगी अनुपस्थित। टेल क्या होगी यहाँ पर, अनुपस्थित होगी, टेल होगी ही नहीं इसके अंदर, बड़े बड़े कैप्सोमियर है तो। हाँ, इसके अंदर जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है यहाँ पर। अभी तक तो क्या था, तीन में तो ए बी और सी में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा रहा था, इसके अंदर पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसका उदाहरण की अगर आप बात करोगे, इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगे, तो ये हो जाएगा आपका कोलीफेज, कोलीफेज कोलीफेज जी ये आता है इसमें, कोलीफेज व S3, कोलीफेज व S3 वायरस जो होंगे इसके उदाहरण होंगे। T4 टाइप का जो डी है उस टाइप के डीएनए। ठीक है, अब इसी का ही जस्ट अपोजिट होता है ई टाइप, नंबर 5 ई टाइप वायरस। ई टाइप की बात करोगे तो इसमें जो हेड होगा उस हेड में जो कैप्सोमियर होंगे, हेड के अंदर जो कैप्सोमियर होंगे वो छोटे पाए जाएंगे। कैप्सोमियर कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे कैप्सोमियर। जैसे कि हम यहाँ पर ये डायग्राम देख लेते हैं इसका, ये यहाँ पर ये छोटे छोटे कैप्सोमियर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। इसमें भी जो टेल होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, टेल अनुपस्थित होगी। ठीक है ना, उपस्थित नहीं होगी, अनुपस्थित होगी। इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में, डी और ई के बीच में क्या अंतर है, केवल कैप्सोमियर का अंतर। ठीक है, उदाहरण देख लें हम इसका, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास F2 और MS2 वायरस, F2 और MS2 वायरस। ठीक है, यह ध्यान रखना है हमें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा रहा है, इसके अंदर भी। अंतर कहाँ पर हो रहा है, अंतर हो रहा है हेड के कैप्सोमियर में। कैप्सोमियर यहाँ पर कैसे हैं, छोटे हैं, और यहाँ पर कैप्सोमियर कैसे हैं, बड़े हैं। ठीक है ना, बड़े कैप्सोमियर डी टाइप में और ई टाइप में छोटे कैप्सोमियर। ठीक है, 6 की बात करें, नंबर 6, यहाँ पर नंबर 6 आ गया हमारा एफ टाइप। एफ टाइप देखो आप, ठीक है, ये जो एफ टाइप जो होता है, इसका जो ये जो वायरस होता है, ये वायरस होता है, ये वायरस ही होता है फिलामेंटस। कैसा होता है ये वायरस, कैसा होता है, ये वायरस होते हैं फिलामेंटस। कैसे होते हैं भाई, फिलामेंटस होते हैं। ठीक है ना, एक तंतुनुमा स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। इनके अंदर भी जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, और इसके उदाहरण हैं एफडी वायरस और एफटी वायरस, एफटी वो एफडी वायरस। अगर डायग्राम देखोगे आप इसका, तो इस तरह का ये फिलामेंट जैसा वायरस होता है, इस तरह का वायरस होता है फिलामेंट वायरस। ठीक है जी, समझ में आती है बात ये इस तरह का वायरस होगा फिलामेंट वायरस, इस तरह का वायरस बनता है फिलामेंट वायरस, है ना, ऐसे लंबा तंतु के जैसा होगा एफ टाइप। तो ये ध्यान रखना है फिलामेंट वायरस किस प्रकार के वायरस है, या एफ टाइप के वायरस होते हैं षटकोणीय, गोलाकार, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है फिलामेंटस होता है ये एफ टाइप का वायरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या, 7 नंबर का टाइप होता है जी टाइप। जी टाइप, जी टाइप की बात करेंगे तो ये बहुत ही अलग टाइप का है, ये होता है पॉलीमॉर्फिक। कैसा होता है भाई, पॉलीमॉर्फिक प्रकार का होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है कि किसी का भी रूप धारण कर सकता है, बहुरूपी जैसा आप इसको कह सकते हो, पॉलीमॉर्फिक बहुरूपी जैसा ये वायरस होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, इसके अंदर जो है कैप्सिड वो एब्सेंट होता है, कैप्सिड एब्सेंट होता है, जो कैप्सिड होता है इसके ऊपर वो नहीं पाया जाता है, कैप्सिड इसके ऊपर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसका जो आवरण होता है, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, और ये आवरण होता है इसके ऊपर लिपिड का, इसका आवरण होता है लिपिड, इसका आवरण पाया जाता है।
ठीक है। उसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको ये इस तरह का गोलाकार नजर आएगा, ठीक है ना, गोलाकार सा नजर आएगा, जिसके ऊपर कोई कैप्सोमीर नहीं होती, कैप्सिड एब्सेंट होता है। इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जो ये लिपिड का आवरण बना होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक होता है, कोई सा भी रूप धारण कर सकता है। तो इस टाइप के जो वायरस है वो कहलाते हैं जी टाइप वायरस। कौन सी टाइप वायरस कहलाते हैं भाई? जी टाइप वायरस कहलाते हैं, जी टाइप के वायरस कहलाते हैं, ठीक है ना। लिपिड युक्त आवरण याद रखना है हमें, और कैप्सिड इसके ऊपर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये थे हमारे नॉर्मल से, जिसके बारे में हमने बात की थी। क्लासिफिकेशन के अंदर जो बच गया था हमारा टाइप्स ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर जो वायरस का जो टाइप होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज के ऊपर, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले हम आज ओवरव्यू देखेंगे उसका, क्या क्या होता है कहानी, फिर कल उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो डिटेल वाली बात बाद में पढ़नी है, पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि होता क्या है वास्तव में। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये होगा हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज जो होता है वो कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जो वायरस होता है उसका गुणन होना, मतलब वायरस किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। कोशिकाएं जो होती है, सेल जो होती है, वो तो क्या करती है? डिवीजन करती है, ठीक है। अब डिवीजन करके वो क्या करती है? डिवीजन में उनका जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट हो जाता है, और रेप्लिकेशन करके वो नया डीएनए बनाता है। उसके बाद में सेल का डिवीजन होता है, और एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो से चार कोशिकाएं, इस तरह से कोशिकाएं बनती जाती है। लेकिन वायरस का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता, क्योंकि वायरस जो है वो एक यूकेरियोटिक सेल है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन इसकी इस तरह से ना होकर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है होस्ट सेल के अंदर। इसके अंदर होता है होस्ट सेल के अंदर होता है। इसलिए वायरस जो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जब तक उनको उपयुक्त होस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कंपेटेबल होस्ट नहीं मिलेगा, तब तक वो अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा सकते, अपना जो वंश वृद्धि है वो आगे नहीं कर सकते। तो इसी कारण क्या है कि दुनिया में वायरसों ने ज़्यादा अपना गुणन नहीं किया, क्योंकि उनको कभी तो कंपेटेबल होस्ट मिल गया, कभी कंपेटेबल होस्ट नहीं मिला। तो जैसे ही उनको कंपेटेबल होस्ट मिलता है वो क्या करते हैं, उसकी जो मशीनरी है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उस यूटिलाइजेशन करके, उस मशीनरी का यूटिलाइजेशन करके अपना मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं और फिर दूसरे होस्ट की तलाश में वो घूमते रहते हैं, ठीक है। जब तक वो बाहर रहते हैं तब तक उनको हम निर्जीव समझते हैं, और जब वो जैसे इस होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो सजीव हो जाते हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, आप क्यों पढ़ रहे हो? बैक्टीरियोफेज कहो इसे, या फिर वायरस का मल्टीप्लिकेशन कहो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, क्योंकि अभी तक हमें ये ज्ञात नहीं है पूरी चीज़ें, पूरे तरह के वायरस किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वायरस कोई सा भी हो वो उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करता है जैसे कि बैक्टीरियोफेज करता है, ठीक है ना। अभी तक हमें पर्टिकुलर जितने भी वायरस है उनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। हमें किसके बारे में ज़्यादा जानकारी है? बैक्टीरियोफेज के बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो बैक्टीरियोफेज ऐसा माना जाता है, साइंस वर्ग में ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों के बीच में, कि जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है वो वैसे ही होता है जैसे कि बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसके लिए कुछ थ्योरीज दी है, कुछ सिद्धांत बनाए हैं, कुछ प्रोसीजर बनाए हैं, ठीक है, और उन्हीं को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले हम इसका बेसिक ओवरव्यू लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज का, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वायरस का से रिलेटेड है या बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन दोनों में कैसा होगा? सेम होगा, है ना। अभी समझिएगा कि बैक्टीरियोफेज जो है वो तो बैक्टीरियोफेज है, वायरस है ही नहीं, मतलब वायरस ही है, ठीक है ना। वायरस नहीं है ऐसा नहीं है, वायरस ही है ये। बैक्टीरियोफेज भी क्या है? एक वायरस है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण कर रहा है। जो दूसरे वायरस होते हैं वो जैसे जंतुओं के ऊपर, जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है तो वो इंसानों के ऊपर इन्फेक्शन करता है, मानव के ऊपर है तो वो भी वायरस ही, ठीक है। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज भी वायरस है, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है। तो ये सब वायरस है, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सेम प्रकार से होता है। जब तक ये बॉडी के अंदर या सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं करें। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनका जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन के द्वारा करता है। इसके द्वारा करता है भाई, रेप्लिकेशन के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है
कि यहाँ पर जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पर, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब वो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे इसका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह की फेज इसके अंदर होती है। देखिए, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वायरस का, उसमें हमने देखा था कि जो वायरस होते हैं उसमें दो तरह की फेज होती है। वायरस के अंदर दो तरह की फेज होती है, एक होती है वायरुलेंट फेज होती है, वायरुलेंट फेज, और एक जो फेज होती है वो होती है कौन सी, टेम्परेट फेज। कौन सी होती है भाई, टेम्परेट, ठीक है ना, टेम्परेट फेज होती है। दो तरह की फेज होती है, एक तो वायरुलेंट फेज होती है और एक होती है टेम्परेट। वायरुलेंट को हमने कहा था उग्र, क्या कहा था, उग्र फेज, और इसको बोला था अउग्र फेज, अउग्र, अनुग्र या अउग्र, इसे लिखेंगे अउग्र फेज, ठीक है। ये दो थी उग्र फेज और ये क्या है, अउग्र फेज है, ठीक है। देखो, उग्र फेज का मतलब है कि ये ऐसी फेज है जो आक्रमण करेगी, आक्रमण करेगी और सेल को कुछ समय के बाद अपना मल्टीप्लिकेशन करेगी, अपने प्रोजेनी बनाएगी और उसके बाद में अपने पार्टिकल बनाकर और उनको असेंबल करके सेल को फाड़ के बाहर आ जाएगी। सिंपल सा, ठीक है ना, समझ में आया? क्या हुआ, वायरस का इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया सेल के ऊपर, और उसने क्या किया, वायरस ने बैक्टीरिया सेल के अंदर जाने के बाद में अपना मल्टीप्लिकेशन किया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में अपनी प्रोजीनी तैयार की, प्रोजीनी तैयार करके वो सीधा सेल को फाड़ कर बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये होगा वायरुलेंट, उग्र, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा ये, ज़्यादा समय नहीं लेगा और जल्दी ही अपने प्रोजीनी तैयार करके बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन जो टेम्परेट फेज है, जो टेम्परेट फेज है, ये टेम्परेट फेज जो है ये बहुत धीरे धीरे काम करती है। ये पहले क्या होता है, वायरस के डीएनए के साथ में इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होकर बहुत समय तक, जैसे जैसे बैक्टीरिया जो है वो डिवीजन करता रहेगा, डिवीजन करता रहेगा, डिवीजन करता रहेगा, उसके साथ चलती रहेगी, उसके साथ चलता रहेगा इसका डीएनए, इस फेज का डीएनए उसके साथ में जाता रहेगा, जाता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बहुत सारे जब वो डिवीजन कर लेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इस वायरस को लगेगा कि अब मुझे अपनी प्रोजेनी तैयार करनी चाहिए, तो इसने क्या करते हैं, बहुत सारी सेल के अंदर अपने डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। क्यों, वो आगे देखेंगे हम कैसे होता है वो। तो बहुत सारी जो सेल है उसके साथ में डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ, अब जैसे ही उसका टेम्परेचर मतलब टाइम आ गया टेम्परेट फेज का, वो इसको लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट करेगी और उसको सेल को फाड़ कर बाहर आ जाएगी, नेक्स्ट में इन्फेक्शन कर देगी। ये दो तरह के साइकिल होंगे यहाँ पर। जो टेम्परेट फेज के द्वारा जो साइकिल फॉलो किया जाता है उसे हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है ना। और जो वायरोलेंट फेज के द्वारा साइकिल फॉलो किया जाता है उसे कहा जाता है लाइटिक साइकिल, याद रखना है, ठीक है। एक एक नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। लाइटिक साइकिल कौन सी फेज के द्वारा जो है फॉलो किया जाता है, मतलब कौन सी फेज में होता है लाइटिक साइकिल और कौन सी फेज में होता है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये वायरस है, पहले हम लाइटिक साइकिल की बात कर लेते हैं। देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है और ये वायरस है, कहाँ है वायरस, ये वायरस है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो वायरस है, ये वायरस यहाँ पर अपने टेल फाइबर के थ्रू आकर बैठेगा, अपने टेल फाइबर के थ्रू आकर यहाँ पर बैठेगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कंपेटेबल स्ट्रक्चर होगी। कंपेटेबिलिटी का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जैसे पॉलीसेकेराइड हो सकता है या लाइपोप्रोटीन हो सकती है, इनके बीच में अगर कॉम्बिनेशन है, ये समान प्रकार के हैं, तो ही ये वायरस यहाँ पर रुकेगा, अदरवाइज ये यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कंपेटेबल स्ट्रक्चर है, तो ये वायरस जो है वापस रिटर्न नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी स्टेप की बात करें तो दूसरी स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, और इसके अंदर है ये वायरल डीएनए, दूसरे कलर का वायरल डीएनए है अपने पास में, ठीक है। देखिएगा, अब ये क्या होगा, ये जो वायरस होगा, ये वायरस यहाँ पर इस तरह से एंड बैठ जाएगा। अभी देखो मैंने पहले जो वायरस बनाया वो कैसा बनाया, ऊंचा बनाया, मतलब थोड़ा सा ऊपर है। अब इसके बाद में इसकी जो प्लेट है वो इसके अंदर धस गई है। दूसरी स्टेप में जो वायरस है, वायरस की प्लेट जो है वो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसके अंदर धस जाती है। अब एक बार अगर ये सेल प्लेट, ये जो वायरस की जो प्लेट है, टेल प्लेट, जो टेल फाइबर जहाँ से जुड़े हुए हैं, अगर वो एक बार बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर गई तो इस वायरस को वापस नहीं भेजा जाएगा, मतलब हटाया नहीं जा सकता। अगर गलती से भी वो इसके अंदर
चली गई, चाहे भले यहाँ पर कंपेटेबिलिटी हो या नहीं हो, इसके टेल फाइबर के बीच में और जो सेल है, जिसे मान लेते हैं ये बैक्टीरियल सेल का सरफेस है सेल वॉल का, और ये उसके टेल फाइबर है, तो इनके बीच में कांटेक्ट होगा, और वो जो कांटेक्ट होगा इस टेल फाइबर के ऊपर लगी हुई वाले प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड और यहाँ पर पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन के बीच में एक कॉम्बिनेशन होगा। उस कॉम्बिनेशन के आधार पर ही वो यहाँ आकर टेल फाइबर को जोड़ेगा। जैसे ही वो उसको कंफर्टेबिलिटी मिलती है वो इस तरह से नीचे झुकता है। समझ में आए बात? देखो आपको दिख रहा होगा ये, जैसे ये टेल फाइबर है, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा आपको ना, जैसे कि ये टेल फाइबर है, टेल फाइबर गए, टेल फाइबर यहाँ पर लगे, लगते ही ये क्या होगा, इस तरीके से झुकेगा और झुककर ये टेल फाइबर पे ऐसे झुकेगा, और झुकते ही ये जो अपनी टेल प्लेट है जो यहाँ पर लगी हुई है टेल प्लेट, उस टेल प्लेट को ऐसे इसके अंदर एंटर करा दे, इसके अंदर सेल वॉल के अंदर। ठीक है, तो सेल वॉल के अंदर ये एंटर एक बार चली गई तो दोबारा से ये वापस इस वायरस को हटाया नहीं जा सकता, एक बार फिक्स हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करेगा, इसके बाद में ये टेल प्लेट इसके अंदर एंटर करने के बाद में ये अपना जो डीएनए होगा, इसके अंदर जो डीएनए होगा, उस डीएनए को, इसके अंदर जो डीएनए होगा, इस डीएनए को ये इसके अंदर एंटर करा देगा। तो थर्ड स्टेप हम इसकी बना लेते हैं यहाँ पर। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये अपने जो डीएनए है उस डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ये जो डीएनए होगा इसका, इस डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ये इसका डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए, और ये है वायरल डीएनए। तो ये इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के पश्चात, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने के पश्चात में ये इस डीएनए के साथ में जुड़ेगा और ये जो पार्टिकल है ये हट जाएंगे। इसका जो ये पार्टिकल है ये सब हट जाएंगे और केवल क्या बच जाएगा, इस बैक्टीरियल सेल के पास में यहाँ पर ये इसका डीएनए और ये इसका वायरल डीएनए। ठीक है, अब ये बैक्टीरियल डीएनए और ये वायरल डीएनए आपस में क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये बैक्टीरियल डीएनए जुड़ जाएगा और ये वायरल डीएनए यहाँ पर जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए जो होगा ये मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये इसके अंदर एंटर हुआ है, यहाँ पर जैसे ही ये इसके अंदर एंटर हुआ है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ आ गया ये और वो वायरस के पार्टिकल हट गए, तो ये इस मशीनरी पर कंट्रोल कर लेगा। ये जो डीएनए होगा, ये डीएनए इस पूरी बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी होगी उसके ऊपर क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा और अपना खुद का डीएनए, अपने खुद की प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बनाएगा, क्या होगा, कौन से जो है जीन यहाँ पर काम आने वाले हैं, वो सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में। अभी आप केवल ओवरव्यू समझिए इसका कि यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है, अब इसके साथ में इंटीग्रेटेड हो गया। इंटीग्रेटेड होने के बाद में ये इस बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी जो प्रोजेनी है उसके लिए पार्टिकल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी कि ये डीएनए तो होगा इसे, इसके अलावा यहाँ पर जो है वायरस के जो पार्टिकल है वो बनना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये वायरस के जो पार्टिकल है, जैसे फाइबर है, टेल फाइबर है, ठीक है, इसके जो कॉलर है वो कॉलर, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर टेल प्लेट, इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। अब धीरे धीरे इसके बाद में जब आगे ये साइकिल चलेगा, लाइटिक साइकिल है ये, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो है ये अपना असेंबल करेगा, वायरस को क्या कर लेगा, असेंबल कर लेगा। जो वायरस होंगे उन वायरस को क्या कर लेगा, ये असेंबल कर लेगा। तो ये जो वायरस होंगे ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर असेंबल्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से असेंबल वायरस हो जाएंगे, मतलब वायरस की एक प्रोजेनी जो है पूरी की पूरी फौज जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ठीक है, हो गई, ये पूरी की पूरी एक फौज तैयार होगी, वायरस असेंबल हो गई। अब क्या किया जाएगा, अब जो है इसको यहाँ से फाड़ा जाएगा, मतलब ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको क्या कर दिया जाएगा जी, यहाँ से हटा दिया जाएगा, मतलब बैक्टीरियल सेल को तोड़ दिया जाएगा और तोड़कर ये जो वायरस है ये बाहर की तरफ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका लाइटिक साइकिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइटिक साइकिल। इस तरीके से तोड़ेगा और यहाँ से निकलकर बाहर चला जाएगा, सब वायरस जो है बाहर निकल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका लाइटिक साइकिल। समझ में आएगी बात? देखिए दोबारा से देखिएगा, देखिए कैसे चला था हमारा साइकिल। यहाँ से छोटा कर लेते हैं इसको, मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा हो गया है, लंबाई ज़्यादा हो गई इसकी, चलो कोई बात नहीं। तो वायरुलेंट फेज की हम बात कर रहे थे। वायरुलेंट फेज में सबसे पहले ये इसके ऊपर आकर बैठता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन या अधेशन। फिर इसके बाद में सेल प्लेट के अंदर अपना सेल प्लेट को इसके अंदर गाड़ देता है, सेल वॉल के अंदर, और फिर उसके बाद अपना डीएनए जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद में ये अपने डीएनए से इस सेल के ऊपर कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद में इस डीएनए के साथ में जुड़ जाता है।
जुड़ने के बाद में अपने पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है और फिर बाद में अपनी प्रोजेनी को असेंबल करके और फिर सेल को फाड़कर बाहर आ जाता है। तो यह तो हो जाता है कौन सा आपका लाइटिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल समझेंगे। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में भी सेम तरह का प्रोसीजर है लेकिन बाद में होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, शुरुआत में वही वायरस जो होगा वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठेगा, सेम प्रोसीजर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठा, वही प्लेट जो है इसके अंदर भी आई और वहीं इसने अपना डीएनए जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब मैं इस चीज़ को एक ही डायग्राम से बता रहा हूँ आपको ना। चला गया, जाने के बाद में क्या होगा, जाने के बाद में ये जो वायरस होगा, ये वायरस इस बैक्टीरियल सेल के जो डीएनए होगा उस डीएनए के साथ में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो ये डीएनए के साथ में क्या हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेटेड हो गया, ये इस तरीके से इंटीग्रेटेड हो गया। अब इंटीग्रेटेड होकर ये बहुत सारी जो मतलब जो होंगी सेल, उनमें चला जाएगा। कैसे जाएगा, ये डिवीजन करेगा, यहाँ पर ये कोशिका डिवीजन करेगी तो इस कोशिका की दो कोशिकाएं बनेंगी। इन दो कोशिकाओं में एक वायरल डीएनए और एक बैक्टीरियल डीएनए, ये दोनों डीएनए जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर आगे फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर से ये कोशिकाएं डिवीजन करेंगी, फिर डिवीजन करेंगे तो फिर इनके अंदर भी वही वायरल डीएनए पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये जो वायरल डीएनए है ये मल्टीपल सेल के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ये मल्टीपल सेल के अंदर ट्रांसफर होता है, बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर जब ये ट्रांसफर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जो रेड कलर का है वो वायरल डीएनए है और जो ब्लैक कलर का है वो बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, तो ये इस तरह से मल्टीपल कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, जब टाइम पीरियड ऐसा आएगा या ये अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेंगी, तब ये वायरल डीएनए अपनी प्रोजेनी बनाना शुरू कर देगा। तो वायरल डीएनए वापस से जो है अपनी प्रोजेनी बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पर यहाँ ये अवस्था आ जाएगी इसकी, वापस से ये अवस्था आ जाएगी और फिर लास्ट में ये अपने असेंबली करेगा और इसको फाड़ कर बाहर की तरफ में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है दोनों साइकिल एक साथ चलेंगे, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। समझ में आए, ये देखिएगा, इसको दिख रहा है आपको, ठीक है ना, वायरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज में क्या चेंजेज हो रहे हैं यहाँ पर। तो मेन चीज़ जो है उसकी ये है कि ये डीएनए कई पीढ़ियों तक, ये जो डीएनए होता है इसका लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो टेम्परेट फेज है उसका जो डीएनए होता है वो कई पीढ़ियों तक, वायरस की कई पीढ़ियों तक उस वायरस के साथ ही क्या करता है, गमन करता रहता है, जाता रहता है। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है, ज़्यादा फायदा इसमें ये है वायरस को, कि ये मल्टीपल बैक्टीरियाज के अंदर मल्टीपल प्रोजेनी के आधार पर, यूँ कहें कि उसके पूर्वज से लेकर, क्योंकि हमें पता है कि हर 20 मिनट के बाद में बैक्टीरिया स्प्लाइट हो रहा है, हर 20 मिनट के बाद में एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं। तो आप समझिए ये लाइसोजेनिक साइकिल वाला बैक्टीरिया जो है ये मात्र अगर 4 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे या पूरे एक दिन भी अगर रह गया तो लाखों कोशिकाओं में अपना वायरस छोड़ देगा। ठीक है ना, लाखों बैक्टीरियल सेल के अंदर ही अपना वायरल डीएनए पहुंच जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, ये थोड़ा तेज है, ये एक बार इसने इन्फेक्शन कर दिया, मशीनरी को कंट्रोल करेगा, उसमें से अपना काम शुरू कर देगा, उसको तो बंद कर देगा उसके काम को तो, और खुद का काम शुरू करके अपने असेंबली बना के और निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी होता है प्रोसीजर, और ये जो वायरल टेम्परेट फेज वाला है ये थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि ये मल्टीपल बैक्टीरिया में जो है कई पीढ़ियों तक इस वायरल डीएनए को पहुंचा देता है। फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आती है इस वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, उसको भोजन नहीं मिल रहा, तो फिर ये क्या करता है, लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है और उस बैक्टीरियल सेल को फाड़ कर वापस से बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा ओवरव्यू आज के लिए। कल हम पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।